नमस्कार। मैं तेजिंदर छाबड़ा एस्ट्रोज्योति से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो है प्रश्न का डे 6 का है क्लास है। तो आई होप आपने पहली फर्स्ट फर्स्ट 5 क्लासेस जो है आपने अच्छे से उसको देख लिया होंगे और नोट्स वगैरह भी पढ़ लिए होंगे। तो अगर आपके फर्स्ट 5 क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अभी पहले पूछ लीजिए। फिर उसके बाद हम डे 6 की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो किसी का भी क्वेश्चन है कोई पूछ सकते हैं अभी मैम से। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि जैसे हम लोग बताते हैं कि जब कोई भी जैसे कोई प्रश्न पूछता है, हम जब प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उसी टाइम से रिलेटेड प्रश्न कुंडली बनाते हैं। हम्म। अभी जैसे जैसे आपने लास्ट क्लास में बताया था होरा है, तो हमें पता है कि मान लीजिए मुझे कल पता है कि ये वाली होरा अच्छी है, किसी चीज के लिए शुभ है, और वो उस टाइम पे आएगी होरा, और मुझसे कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आने वाला है तो मैं उसको वो टाइम भी बता सकता हूँ कि वही टाइम पे आओगे आप। तो वो फिर कैसे? आप यदि अ, उसको टाइम बता देंगे कि इस टाइम पे आइए, तो फिर क्वेश्चन की अशुभता अशुभता कैसे देखें? अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन करना चाह रहा है और वो उसके फलित होने के चांसेस नहीं है, तो फिर कैसे होगा? प्रश्न का मतलब है आकस्मिक क्वेश्चन, आकस्मिक सडन क्वेश्चन। उसमें आप बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करिए। प्रश्न पूछने वाले को अपना प्रश्न पूछने दीजिए। जिस टाइम पे वो प्रश्न पूछता है वो हो रहा आप देख लीजिए। दैट हो रहा इज फॉर यू टू सी, नॉट टू द नेटिव टू आस्क। ठीक है, आप शुभ बता देंगे और उसका जो काम है वो होने वाला नहीं है, हाँ, बिल्कुल। तो फिर आप कैसे बताएंगे? जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ना फिर। तो नेटिव को मत बताइए कुछ भी, उसको खुद से आने दीजिए। कोई फोन आता है तो आप उस टाइम के टाइम को नोट कर लीजिए, बट उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आप इस टाइम पे आइए। पर्टिकुलर टाइम मत दीजिए उसको। और जब आप वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मतलब प्रश्न है ये, तो जब वो पूछ रहा है आप वो टाइम नोट करिए। आपने उसको क्या टाइम दिया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अच्छा आप कंसीडर मत करिए। आप कंसीडर करिए कि प्रश्न कब पूछा गया है, वो टाइम लीजिए। अच्छा, जैसे एक में एक चीज और थी कि जैसे आपने पिछली बार बनाया बताया था कि भावों के हिसाब से कि फर्स्ट भाव से हम लोग कोई सेल्फ का क्वेश्चन कोई देखते हैं, थर्ड भाव से हाँ। भाई या बहन का, सेवंथ भाव से मैरिज का है। तो अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है वो अपने सेल्फ के लिए नहीं, अपने चाहे भाई के लिए या कोई पेरेंट्स अपने बच्चे की शादी के लिए देखें, तो वो सातवां भाव देखें, या फिर पेरेंट्स है तो वो बेटे बेटी वाला भाव देखें? पेरेंट्स अपने बेटे बेटी का भाव देखेंगे। सातवां भाव उनकी शादी का है। अच्छा, अगर बच्चे की शादी के लिए देखना है तो पेरेंट्स तो अपने बच्चे का भावी देखें। बच्चे का भाव देखेंगे और उससे पांचवा आगे देख सकते हैं, या उससे सेवेंथ देख सकते हैं, पांचवे से सातवां देख सकते अच्छा, 11th हाउस देखेंगे। हैं। हाँ, 11th हाउस देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करें। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आई होप कि पिछली सभी क्लासेस आपने बड़े ध्यान से देख ली होंगी, पढ़ ली होंगी, और उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते। आज हम लेते हैं प्रश्न के सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं। तो उसमें पहला हम लेते हैं बहुविध प्रश्न। बहुविध प्रश्न का मतलब होता है आज का जो जमाना है उसमें एक क्वेश्चन से किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं हो। क्या, पर्सन आएगा, एक क्वेश्चन करेगा, अगर तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन तो आप उसको एक ही मान लीजिए। सपोज रोगी से रिलेटेड, रोग से रिलेटेड क्वेश्चन है,
तो वो क्वेश्चन करता है कि ये रोग ठीक होगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कब तक होगा, इसमें कोई आगे क्वेश्चन करता है इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा। तो हम इसको एक ही क्वेश्चन मानेंगे, एक ही लग्न से हम इसको देखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट का आ जाए, एक क्वेश्चन वो कर रहा है आपसे कि रोग ठीक होगा कि नहीं, और दूसरा क्वेश्चन वो बिल्कुल अलग कर देता है कि मेरे जॉब के बारे में भी बता दीजिए। अब आप एक ही लगन को कंसीडर कर रहे हैं, तो रोग के लिए जो हाँ ना होगी वही क्या जॉब के लिए हाँ ना होना जस्टिफाइड नहीं होता ना। तो उसके लिए फिर हम ये देखते हैं, हम उसको लग्न बदल दें, उसी सेम लग्न से नहीं दें। तो ये मैं आपको बताती हूँ, पहला क्वेश्चन हम लग्न से देख रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम चंद्रमा से देखेंगे। चंद्रमा जिस भाव में है वहां देखेंगे चंद्रमा के साथ किसकी कंजंक्शन है, चंद्रमा पे किसकी दृष्टि है, और भाव कौन सा है, उस भाव को चंद्रमा जिसमें है, उस भाव को लग्न मान, मतलब चंद्र कुंडली बनानी है मैडम। चंद्र कुंडली बना लेंगे जी। उसी टाइम की चंद्र कुंडली, जिस भाव में चंद्रमा बैठा है वो चंद्र कुंडली बना लेंगे, और उससे फिर हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। हम भाव देख रहे हैं और टाइम, जिस टाइम पे वो पूछा है उस टाइम का टाइम तो हमारा मेन है ही, टाइम के बगैर तो हमारी कुंडली नहीं बनेगी, हमारी कुंडली ऑलरेडी बन चुकी है। अब आप देखिए, एक चीज को ध्यान दीजिए, कुंडली बन गई, ठीक है, अब उस टाइम की कुंडली तो सेम ही बनेगी ना, चाहे वो 10 क्वेश्चन भी पूछे, कुंडली तो टाइम वही है, तो कुंडली नहीं बदलेगी। अगर हम, अब सब्जेक्ट अलग अलग है तो कैसे हम हर सब्जेक्ट को एक ही उसमें ले सकते हैं। सपोज हमने जॉब का क्वेश्चन लिया है, वो नेगेटिव आंसर दे रहा है, अगर वो हेल्थ का करता है नेक्स्ट, तो क्या हेल्थ का भी नेगेटिव ही आएगा, उस कुंडली के अकॉर्डिंग तो नेगेटिव ही आएगा ना, क्योंकि ग्रह तो उस टाइम पर बदलने नहीं वाले। तो फिर हम चंद्रमा जहां है उस भाव को लग्न मान के सेकंड क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। नेचुरली जब लगन बदल जाएगी तो अपने आप ही पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट भी बदल जाएगा। मैडम तो जी मैडम जी ये बताएं मेरे को आप, जैसे आप हमारे पे कोई आता है और पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, जैसे हेल्थ का पूछा किसी ने, तो मैं छठे घर से, अगर मैं खुद ही आता हूँ अपनी हेल्थ के लिए पूछता हूँ मैं आपसे, तो आप मेरे छठे घर से और आठवें घर से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? हेल्थ के लिए छठा या आठवां ही देखेंगे हम, राइट ना, वहां से हाँ प्रिडिक्ट जी। करेंगे। आज जब मैं आपसे जॉब की बात करूंगा तो आप फिर मेरे 10वें घर से देखेंगे, छठे आठवें से तो देखना ही नहीं है आपने। हम वो भाव तो देखेंगे ही, लेकिन लग्न हम बदल देंगे, लग्न तो क्यों? हर क्वेश्चन में देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, समझे नहीं, वो तो ठीक है, परंतु जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो भाव से आ रहा है, लगन से तो आ ही नहीं रहा, वो तो भाव से आ रहा है। देखिए, हेल्थ का हमारा। हाँ मैं आपका वही क्वेश्चन हाँ आपका क्लियर कर रही हूँ। हाँ जी, आप मान लीजिए चंद्रमा आपका चौथे भाव में है, ठीक है। चौथे भाव को आपने लग्न माना, तो चौथे भाव से 10 गिनेंगे, 10वां घर कौन सा, भाव कौन सा। नहीं नहीं, आप 10th हाउस को छोड़ दीजिए। आप मेरे को पहले आप मेरे को ये बताइए, आप लेट मी फिर मैं अंडरस्टैंड। आपको कुंडली बना के बताती नहीं, मैं समझ गया आपकी बात में, मेरे को ये समझाइए आप मेरे को हूँ मैडम, जी। अगर हेल्थ का क्वेश्चन है तो हम कौन से भाव से बताएंगे, आंसर देंगे उसका? यहाँ प्रश्न कुंडली में हम हेल्थ के लिए भी 1 4 7 10 सारे देखते हैं, सारे ही भाव देखेंगे हम? 1 4 7 10 भी उसमें अलग अलग। जब मैं हेल्थ का क्वेश्चन ये प्रश्न आपको पूरा लूंगी डिटेल में, तब समझ आएगा। लग्न से देखेंगे पर्सन को, चौथे भाव से देखेंगे उसकी मेडिसिन को, 10वें भाव से देखेंगे उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो उसका सही है कि नहीं, 7th भाव से देखेंगे कि उसका खुद का जो साइकोलॉजिकल उसका एटीट्यूड है वो कैसा है, 8th भाव से हम रोग देखेंगे, छठे भाव से भी देखेंगे, हम्म। बहुत सारे भाव कंसीडर कर। और जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे हमने चंद्र को चंद्र लग्न मान लिया, चंद्र को, तो उससे फिर सारे भाव बदल जाएंगे। जो लग्न से हम देख रहे हैं 10th हाउस, वो हाउस हाउस नहीं वो मैं समझ रहेगा, गया हम आपकी बात उससे मैम, 10th अगला 10 देखेंगे। वो तो मैं समझ गया आपकी बात, दैट आई अंडरस्टैंड। जी बट मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा, जब अगर हम, आपने बोला कि हम 1 4 6 7 8 10 से अगर हम रोग को देखते हैं, 1 मिनट के लिए भाव से देखते हैं, कि हम जॉब को कौन से भाव से देखेंगे? इन्हीं भाव से देखेंगे, अलग भाव से देखेंगे ना मैडम? जॉब के लिए हम 10वां भाव देखेंगे,
10वां भाव 11th देखेंगे, ठीक। हाउस देखेंगे, 7th, सेकंड भी देखेंगे, 11th 11वां भाव, हाँ 10 11वां हो गया ना, 10वां 11वां 10वां भाव देखेंगे। 11वां हो गया, और हम सेकंड भाव भी देखते हैं। मैम पर हम देखेंगे चंद्रमा कुंडली में जो नहीं, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पूछा तो मेन तो हम लग्न कुंडली में देख रहे हैं। अगर हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन करता है तो हम चंद्र कुंडली में। मुझे पहला जॉब का पूछा उसने, मतलब पहले हम मेन लग्न से देख रहे हैं, उसमें एक आंसर बता दिया। अब उसने सेकंड क्वेश्चन हेल्थ का पूछ लिया सपोज, तब हमने चंद्रमा से देख लिया। हाँ थर्ड जी, क्वेश्चन उसने मैरिज का पूछ लिया, तो हम चंद्रमा वाले उससे नहीं, देखेंगे फिर हम फिर सूर्य से देखेंगे। सूर्य से। मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर Okay. सकते हैं। थर्ड को हम सूर्य से देखेंगे। चौथा प्रश्न बृहस्पति से देखेंगे, गुरु से। और मैम पांचवा, ये हाँ जी बताइए। जैसे ये जो आप क्वेश्चन 1 2 3 4 मतलब वो क्वेश्चन की सीक्वेंस है या फिर वो मैरिज हेल्थ जॉब वाली सीक्वेंस है? कोई सीक्वेंस नहीं है, क्वेश्चंस की सीक्वेंस होती है। क्वेश्चन की है ना कि सेकंड क्वेश्चन जो भी पूछेगा वो अगर वो डिफरेंट कुछ हुआ भी तो वो पूछेगा, चंद्रमा होगा। yes, थर्ड वो कुछ भी पूछेगा तो वो सूर्य होगा। चौथा वो कुछ भी पूछेगा तो वो गुरु होगा, है ना, ऐसे ही? बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक। पांचवा पूछेगा तो प्रश्न कुंडली में शुक्र अथवा बुध में से जो भी बलवान होगा। पांचवे प्रश्न के लिए हम देखेंगे शुक्र बलवान है या बुध बलवान है, उससे फिर हम देखेंगे। और छठा क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न कुंडली में शुक्र अथवा बुध में से जो भी बलहीन है। जिसके पास बल है उससे हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, और जिसके पास बल नहीं है उससे हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन देखेंगे। और अगर सेवेंथ क्वेश्चन आ जाए तो मैम ये तो फिर पूरी जन्म कुंडली हो जाएगी। कितना क्वेश्चन पूछेगा एक आदमी? सेवेंथ क्वेश्चन बोले पूछेगा तो बोलना कल आओ। हाँ मैं भी बोल रहा हूँ जन्म कुंडली है फिर तो। आज बहुत हो गया जी। मतलब मैडम मेन ये है कि पहले लगन कुंडली, फिर चंद्र कुंडली, फिर सूर्य कुंडली, फिर गुरु कुंडली, गुरु को केंद्र मान के कुंडली, लगन मान के कुंडली बना लेंगे। जी के बाद फिर बुध या शुक्र को जो बलवान होगा उसकी कुंडली मान, लगन मान के कुंडली बना लेंगे। और उसके बिल्कुल। बाद बुध या शुक्र में से जो बलहीन होगा या कम गुड नाइट बलवान होगा परवेज। उसको लगन मान के गुड कुंडली बना नाइट, लेंगे। बाय। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है बिल्कुल। ना मैडम? चलो जी थैंक यू। हाँ, पर ये कुंडली कैसे बनती है ये वाली मुझे तो नहीं आता। मैं आपको बता देती हूँ। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? एक तो टेढ़ा है इसलिए लाइंस भी नहीं लग रही। देखिए, अब हम इसमें इसको पहला पहला भाव मानते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे है ना ना प्लीज म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे है बुध, मंगल, शनि, चंद्रमा, राहु और केतु यहाँ आ जाएंगे। फिर सूर्य आगे, सारे कुछ रह गया। गुरु, गुरु। यस। अब देखिए, हमें चंद्र कुंडली बनानी है। हमारा पहला भाव ये है, सेकंड ये है। अब राशियां अभी हमने नहीं डाली, सपोज राशियां भी डाल लेते हैं। यहाँ पे कर्क राशि की कुंडली है,
ठीक है अलंकृता, हाँ जी। इज इट ओके? यस। अब हमें सेकंड क्वेश्चन कंसीडर करना है, तो हमने इसको लग्न मान लिया, ठीक है। आप चाहें तो, अगर आपको समझ नहीं आए तो इसको यहाँ पे वृश्चिक राशि और चंद्रमा यहाँ पे कर दीजिए। अब 8th राशि आएगी तो 9, 10, 11, 12 ऐसे आपकी राशियां आ जाएंगी। आपको यहाँ पे ग्रह जो बिठाने हैं वो इजी हो जाएंगे। अब आप राशि को देखिए, अगर बुध 5th में है तो इसमें इस चार्ट में जहां 5th राशि आएगी वहां पे बुध को रखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे कर्क से 5th बुध है 5वें हाउस में, अब यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5वां यहाँ पे आया इस राशि में, तो आपके बुध जो है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब आप नई कुंडली बना के वृश्चिक राशि को जो है यहाँ पे लग्न पे बिठा दीजिए, और चंद्रमा तो है ही, और जिस राशि में यहाँ पे ग्रह हैं उन्हीं उन्हीं राशियों में उनको बिठा दीजिए, आपकी चंद्र कुंडली बन जाएगी। ऐसे ही सूर्य कुंडली, जब सूर्य कुंडली बनानी है तो यहाँ पे कौन सी राशि है? मेष। मेष राशि है, मेष राशि को यहाँ यहाँ पे बिठा दीजिए। मेष राशि में सूर्य है, सूर्य यहाँ आ जाएंगे, और 2, 3, 4, 5 फिर काल पुरुष की कुंडली बन जाएगी, ठीक है। गुरु है मीन राशि में, आप पहले भाव में गुरु को बिठा दीजिए, राशि आ जाएगी मीन। अच्छा, जो मेन लग्न मतलब, हाँ, जो फर्स्ट ये है उसमें जो जिसका भी हम निकाल रहे हैं उसको रखकर और फिर उसके आगे नंबरिंग कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, जिस राशि में आपकी मेन कुंडली में है, जो ग्रह आपको चाहिए उसको लग्न मान के यहाँ बिठा दीजिए। क्लियर है? यस। मैडम इसमें शुक्र और बुध में बली कौन है, किस तरीके से देखेंगे, डिग्री से देखेंगे? जी हाँ, इसी पे मुझे लगा था इसका कंफ्यूजन होगा। शुक्र और बुध में से बली हम देखेंगे। पहले तो देखिए शुक्र और बुध किसके भाव में बैठे हैं। ओके। हमने पहले सबसे पहले कारकत्व पढ़े थे ना, कौन से भाव पे किसका अधिपति है, पहले तो ये देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए वो भाव उस शुक्र और बुध में से किसका मित्र है या शत्रु है, ओके। आप खुद से पॉइंट्स दे दीजिए, ठीक है। हम्म। और उसके बाद देखिए कि राशि किसकी है, क्या वो मित्र राशि है या शत्रु राशि है, ओके। उसके पॉइंट्स दे दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि ग्रह उच्च का नीच का तो नहीं है, ओके। ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रह अस्त तो नहीं है। ओके। फिर देखिए ग्रह के साथ कोई शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा, ओके। शत्रु या मित्र किस में से बैठा है, मित्र के पॉइंट्स दे दीजिए, शत्रु के माइनस कर लीजिए, ओके। ठीक है। और नीच देख लीजिए, अस्त देख लीजिए, दृष्टि, यस वेरी इंपॉर्टेंट, उस पे दृष्टि किसकी है, मित्र ग्रह ओके। की दृष्टि है, शत्रु ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह की दृष्टि है, अशुभ ग्रह की दृष्टि है, ये ओके। दृष्टि देख लीजिए। इन सारे पॉइंट से आप कैलकुलेशन कर लीजिए किसके पॉइंट्स ज्यादा हैं और किसके पॉइंट्स कम हैं, ओके। ठीक है। तो आपको कौन सा बलवान है और कौन सा बलहीन है ये आपको पता चल जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब हम आ रहे हैं लग्न निर्धारण की समस्याएं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा ये प्रश्न शास्त्र में होता है, हमेशा कंफ्यूजन है। हमें समस्याएं क्या आती हैं कि
कौन सा टाइम ले हम, ठीक है, कि बर्थ टाइम उसका जहां प्लेस कौन सा ले, टाइम कौन सा ले, ये समस्या है। सपोज किसी का जन्म जो है बॉम्बे में होता है और वो क्वेश्चन दिल्ली से कर रहा हो, तो हम उसका प्लेस जो डालेंगे, प्लेस पे एल्टीट्यूड्स चेंज हो जाते हैं और वो ग्रहों को डिफरेंट कर देते हैं, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो प्लेस हम बॉम्बे लें कि दिल्ली लें, तो हमें प्रश्न कुंडली में उसके बर्थ प्लेस से कोई मतलब नहीं, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, हमें देखना है कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, सपोज फोन पे आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो टाइम भी आपने वो नोट करना है जिस टाइम पे वो क्वेश्चन पूछ रहा, और प्लेस भी वो लेना है जहां से वो क्वेश्चन कर रहा है। सपोज किसी का क्वेश्चन आता है और आप घर पे नहीं है, आपके किसी फैमिली मेंबर ने फोन पिक किया, उन्होंने आपको बताया कि इस टाइम पे किसी का फोन आया, तो आप जिस टाइम पे फोन आया है वो टाइम नोट करिए, ना कि आप किस टाइम पे कुंडली देख रहे हैं वो टाइम नहीं, आप देख रहे हैं वो नहीं। आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज कुंडली बनाने के लिए ही है कि जो प्रश्न करता है उसके मन में क्वेश्चन कब आया, जब क्वेश्चन आया तभी वो आपसे पूछेगा, तो वही क्वेश्चन आप लीजिए जब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। मैम जब वो फोन करेंगे और किसी और ने उठाया तो जरूरी तो नहीं ना कि उस मतलब वो मतलब हम वही टाइम लेंगे जिस वक्त उसने फोन करा है, उस वक्त तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ना। पर लेकिन उसके मन में तो क्वेश्चन तभी आया ना, ठीक है, आपका आपने कॉल बैक किया, उस टाइम उसके मन में क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन पूछने के लिए उसने तब फोन किया, आप अवेलेबल नहीं थे, दैट इज अ डिफरेंट। उसके दिमाग में क्वेश्चन तभी आया, और हमें जब उसके माइंड में क्वेश्चन है वही टाइम हम ले, मैम पर इसीलिए तब कोई और क्वेश्चन हो, बाद में उसने कोई और पूछ लिया हो, ऐसा भी तो सकता। आप तो वही क्वेश्चन लीजिए और उसको पूछ लीजिए कि आपका क्वेश्चन सेम है, जो आपने फोन करते टाइम पूछा था वही क्वेश्चन है, ये तो आप क्लियर कर सकते हैं ना। अगर वो कहता है नहीं वो क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, तो फिर वो उस टाइम का क्वेश्चन ले लीजिए। तो एक तो ये पॉइंट हो गया क्लियर कि हमें मोस्टली कंफ्यूजन होता है प्लेस कौन सा लें, कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि प्लेस जहां पे ज्योतिषी देख रहा है वो लें या प्रश्न करता है वहां, प्लेस हम मोस्टली वही लेते हैं जहाँ पे प्रश्न करता है। और वैसे प्रश्न शास्त्र में हमेशा प्रश्न शास्त्र जो है वो यही कहता है कि प्रश्नकर्ता ज्योतिषी के पास आए और वहां प्रश्न पूछे, लेकिन आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में इतना पॉसिबल नहीं है कि हर जगह से प्रश्नकर्ता आए, तो हमने उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया है। ये एक निर्धारण की बहुत बड़ी जो है वो। अब देखिए एक और समस्या आती है, सपोज कोई बाहर से अब्रॉड से आपको फोन कर रहा है, वहां के तो टाइम्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, कोई न्यूयॉर्क से पूछ रहा है तो वहां पे शाम होगी, आपके यहाँ सुबह होगी, तो उस टाइम पे हम हमारे यहाँ जो टाइम है उसी टाइम को कंसीडर, उनके टाइम को नहीं, अपने टाइम को कंसीडर। तो मैडम एक बार दोबारा बोलिए, कहाँ का टाइम लेंगे? जहां पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन आया हाँ है, देख तो हम 4 घंटे बाद भी सकते हैं उसको। ठीक। सपोज नेटिव ने आपको फोन किया शाम के टाइम, तो वहां पे न्यूयॉर्क में उस टाइम मॉर्निंग होगी, जी तो आप जब वो क्वेश्चन कर रहा है आपके यहाँ जो टाइम है उसको नोट करिए, ओके। क्वेश्चन के टाइम कि आप कब देखते हैं इससे कोई मतलब।
एक्सक्यूज और मी मैडम, जी अगर कोई अगर हमें बॉम्बे से फोन करके पूछे, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो हमें प्लेस, जैसे हम दिल्ली में हैं, वो बॉम्बे से पूछ रहा है हमसे, तो प्लेस हमको दिल्ली डालना पड़ेगा या बॉम्बे डालना पड़ेगा? बॉम्बे, बॉम्बे। जहां से वो क्वेश्चन कर रहा है प्लेस हम वो वही डालेंगे। वही डालेंगे। तो हाँ, मैडम अगर अगर कोई न्यूयॉर्क से करे तो फिर हम इंडिया क्यों डालेंगे? क्योंकि हमारे टाइम में डिफरेंस आ रहा है, हमारे कंट्री के टाइम में डिफरेंस आ रहा है, बेसिक टाइम। बेसिक टाइम है अगर, ओके। देखिए, हमें क्वेश्चन पूछने का टाइम चाहिए, ठीक है। अगर वो बॉम्बे से कर रहा है, प्लेस हम न्यूयॉर्क डाल सकते हैं, प्लेस हम न्यूयॉर्क डाल सकते हैं, प्लेस की कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट। टाइम हमें अपना देखना है। बॉम्बे वाले का भी टाइम हम वही ले रहे हैं ना जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है। हम्म। लेकिन मैडम इसमें एक इशू ये है कि बॉम्बे दिल्ली कोलकाता तो प्लस 5.30 जीएसटी के इसमें मिल जाएगा। अब हम प्लेस डाल रहे हैं न्यूयॉर्क, वो तो लेट लॉन्ग ले रहा है, वो स्टार्स ले रहा है अपना वहाँ के न्यूयॉर्क के। टाइम हम यहाँ का डाल रहे हैं तो मिसमैच नहीं हो जाएगा चीज? नहीं, मिसमैच नहीं होगा। एल्टीट्यूड हमें न्यूयॉर्क का मिल जाएगा और टाइम हमारा अपना होगा, इसमें ठीक है। मिसमैच नहीं। मैडम, मेरे ने 2-3 ज्योतिषियों की ओपिनियन ऐसे ली है कि ज्योतिषी जहाँ बैठेगा और ज्योतिषी जहाँ जिस समय पे प्रश्न लेगा, वहीं का प्लेस होगा और वहीं का टाइम होगा। टाइम, हाँ, टाइम हमने अपना ले लिया ना। जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम बाहर का नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इंडियन टाइम तो सिमिलर है सब जगह, लेकिन प्लेस हम क्वेश्चन करने वाले का ही लेते हैं एग्जैक्ट आंसर के लिए। ज्योतिषी का प्लेस नहीं लेते। ज्योतिषी जब क्वेश्चन जो पूछ रहा है प्लेस वही लेते। अब हम देखते हैं आगे। लग्न का परीक्षण। हम पहले भी इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि पहले स्टार्टिंग में ही हम पहले सब्जेक्ट पे जाने के, पर्टिकुलरली हम कौन से भाव देखें सब्जेक्ट के लिए, उससे जाने से पहले हम ये देख लेंगे कि ये प्रश्न जो है उसका सक्सेस रेट क्या है, ये सक्सेस कितना होगा। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी शीर्षोदय पृष्ठोदय राशियों की। अगर लग्न में शीर्षोदय पृष्ठोदय या उभयोदय राशि है, तो शीर्षोदय राशियां जो है 3, 5, 6, 7, 8 और 11, ये मोस्टली प्रश्न की सफलता को दिखाती। अगर शीर्षोदय राशि है तो प्रश्न की सफलता जो है वो हम मान सकते हैं, प्रश्न सफलता की तरफ जा रहा है, कार्य सिद्धि जो है वो होगी। और अगर शीर्षोदय राशि लेकिन एक अशुभ ग्रह द्वारा दृष्ट है, तो उस प्रश्न की कार्य सिद्धि में कमी आ जाती। अगर शुभ ग्रह से दृष्ट है, दृष्टि शुभ ग्रह की पड़ रही है, तो उसकी कार्य सिद्धि को हम और कंफर्मेशन दे सकते हैं, ये कार्य होगा ही। एक तो शीर्षोदय लग्न है, फिर जो है दृष्टि जो है वो शुभ ग्रहों की है, तो कार्य सिद्धि बढ़ जाती। लेकिन अशुभ ग्रह अगर दृष्टि दे रहा है तो उसकी जो कार्य को पूर्ण होने में कमी आ जाती। और अगर लग्न में पृष्ठोदय राशि है 1, 2, 4, 9 और 10, तो कार्य की सिद्धि में संशय आ जाता है। और अगर वो अशुभ ग्रह द्वारा दृष्ट है तो और भी कमी आ जाएगी, लेकिन अगर शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट है तो उसकी अशुभता में कम हो जाए, कुछ चांसेस उसके और बढ़ जाए। और अगर लग्न में उभयोदय राशि, यानी एक ही उभयोदय राशि है जो कि मीन राशि है, वो आती है तो हम 50-50% चांस कहते हैं। और अगर उभयोदय राशि 0 से 15 डिग्री तक है
तो हम कह सकते हैं कि ये स्थिर लग्न की तरफ चली गई, जो कार्य है वो उसमें और कमी आ जाएगी। और अगर ये चर की तरफ चली गई 15 से 30 डिग्री तक, तो हम कह सकते हैं कि इसके कार्य में जो है वो सफलता दिख रही। अब हम देखते हैं कि ये चर, स्थिर या द्विस्वभाव राशि। चर राशि किसी भी प्रश्न के चेंज को बताती है। चर मतलब मोशन में, मतलब ये जो टाइम है निकलने वाला, अब ये अच्छा भी निकलने वाला हो सकता है और बुरा भी नहीं। अब दूसरी चीजें देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे और शुभ ग्रहों को देखेंगे। अगर शुभ ग्रह शुभ भाव में है, शुभ दृष्टि दे रहे हैं, तो जो है वो परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव होने वाला है। और अगर अशुभ ग्रह है, लग्न में अशुभ ग्रह है, उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है, उसकी अशुभ भाव से ग्रह से कंजंक्शन है, तो जो परिवर्तन है वो कार्य सिद्ध ना होने की स्थिति में। सपोज कोई रोग का प्रश्न देखें, अगर चर राशि है लेकिन पृष्ठोदय लग्न है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि, अशुभ ग्रहों का कंजंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि ये शुभ नहीं है, रोग जो है वो और वस्ट की तरफ चला जाए। और अगर शीर्षोदय राशि है, चर राशि है, शीर्षोदय राशि है और शुभ ग्रह की दृष्टि सब कुछ है, तो हम बोलेंगे बीमारी ठीक होने वाली, परिवर्तन होने। और अगर स्थिर राशि है वहां पे लग्न में, तो स्थिर राशि में कोई भी परिवर्तन नहीं है, बीमारी अभी एज इट इज चलेगी। कोई झगड़े मुकदमे का प्रश्न है, तो हम कह सकते हैं कि अभी ये जो है, ये विवाद जो है अभी चलेगा, अभी इसमें कोई चेंज। और अगर चर राशि आती है, तो अगर शुभ है, ग्रह है, सभी कुछ है, तो वो झगड़ा जो है वो आपके फेवर में सुलझने वाला है। और अगर अशुभ ग्रह आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये आपके फेवर में कम आता दिखा। और एक बात और है, अगर सिर्फ झगड़े मुकदमे वगैरह जो के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अगर लग्न में क्रूर ग्रह है, तो वो जो है नेटिव की जो पार्टी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके फेवर में जाने वाला। अगर क्रूर ग्रह अगर लग्न में है, सिर्फ जो क्रूर ग्रह सिर्फ झगड़े मुकदमे वाले केसेस क्वेश्चंस में ही लग्न में होने चाहिए, अगर वो 7th हाउस में आ गए, तो जो अपोजिट पार्टी है उसको स्ट्रॉन्ग कर दे। बाकी हर क्वेश्चन के लिए मोस्टली जो क्रूर ग्रह है वो अशुभ माने जाते हैं, कार्य सिद्ध ना होने देने वाले माने। मैम क्रूर ग्रह अगर 7th हाउस में आ गए तो भी वो नेगेटिव ही माने जाएंगे। मतलब वो अभी जैसे आपने बोला कि क्रूर ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं केस और मुकदमे वाले में, पर अगर वो 7th हाउस में तब वो नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। नेगेटिव देंगे क्योंकि 7th हाउस जो है वो अपोजिट पार्टी का, 7th मतलब ओपोनेंट और फर्स्ट हाउस इज नेटिव। तो नेचुरली अगर 7th हाउस में आए तो वो ओपोनेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पर इसमें ही बस ये है कि फर्स्ट हाउस में क्रूर ग्रह आ रहे तो भी वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं सिर्फ केस और सिर्फ मुकदमे के। हाँ, लड़ाई झगड़े और ये हो गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं लग्नेश और कार्येश में संबंध। प्रश्न जो कुंडली है उसमें लग्नेश और कार्येश जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक प्रश्न की कार्य सिद्धि तभी पॉसिबल है जब लग्नेश और कार्येश एक दूसरे से संबंधित हों। ये पॉइंट जो है अच्छे से याद रखें। लग्नेश और कार्येश जब एक दूसरे से, अब लग्नेश कौन है? जो लग्न का स्वामी है। और कार्येश कौन होता है?
10th हाउस। 10th हाउस का जो स्वामी है। अब यहाँ पे अभी हम ग्रह की बात नहीं कर रहे, कौन सा ग्रह लग्न में बैठा है, कौन सा 10th में बैठा है, इससे अभी कोई मतलब नहीं। अभी सिर्फ हम लग्नपति और कार्य जो कर्मपति है उसकी बात करें, कर्म का स्वामी और लग्न का स्वामी। लग्नेश और कार्येश में, अब कार्येश यहाँ पे एज पर क्वेश्चन बदल जाता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, उसका कार्येश अगर वो धन से रिलेटेड है तो उसका 2nd हाउस का स्वामी जो है वो कार्येश बन जाएगा। तो कार्येश हम आगे जैसे जैसे सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे उसमें सारा ये डिटेल में ले लेंगे। तो कार्येश और जिस प्रश्न को हम पूछ रहे हैं उसके कार्येश और लग्नेश में संबंध होना जरूरी है। किसी भी तरह से संबंध का मतलब है वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही ग्रह में बैठे हो, उनमें कंजंक्शन हो, वो दृष्टि से भी एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं, और वो परिवर्तन भी हो सकता है, एक का स्वामी दूसरे में, दूसरे का स्वामी एक में। किसी भी तरह से उनसे उनमें आपस में संबंध होना चाहिए, भाव स्वामी से भी, किसी से भी। दूसरा पॉइंट है, मैम इसको प्रैक्टिकली आगे सीखेंगे हम। हाँ जी हाँ जी, हम आगे जो है वो सब्जेक्ट वाइज लेंगे। चोरी के प्रश्न एक दिन, रोग के प्रश्न एक दिन, ओके। ठीक है, अलग अलग। तो उसमें हम डिटेल देखेंगे कि किसका कौन सा कार्येश है, ठीक है। लग्नाधिपति को लग्नेश तथा संबंधित, ये तो हो गया कि कार्य जो संबंधित कार्य का भाव है उसमें राशि स्वामी को हम कार्येश कहते हैं। हम और योग देख सकते हैं, आगे आप योग देख सकते हैं। लग्नेश और कार्येश या तो लग्न में स्थित हो, दोनों ही लग्न में अगर बैठे हैं वो बहुत अच्छा योग होगा कार्य सिद्धि के लिए। लग्नेश और कार्येश कार्य भाव में स्थित है, जो भाव है उस प्रश्न का मेन उसी कार्य भाव में दोनों बैठे हैं, ये भी एक अच्छा योग है। लग्नेश कार्य भाव में हो और कार्येश लग्न में, दोनों में परिवर्तन हो, वो उसके भाव में बैठा है, वो उसके भाव में बैठा है, तब भी अच्छा योग है। लग्नेश लग्न को देखता हो और कार्येश अपने भाव को देख दृष्टि दे रहे हैं। सपोज लग्न का स्वामी जो है वो 7th हाउस में बैठा है, तो वो सीधी 7वीं दृष्टि जो है वो लग्न पे। अगर गुरु है वो 9th भी देते हैं, 5th भी देते हैं, तो वो उस हिसाब से अगर दृष्टि दे रहे हैं तो वो, और गुरु की दृष्टि तो अगर लग्न को मिल रही है तो हम वैसे ही कह सकते हैं कि ये कार्य जो है खराब नहीं होगा। बहुत अच्छा होगा कि नहीं होगा बाकी चीजों से देखेंगे, लेकिन गुरु जो है वो उसको खराब नहीं हुई। अगर गुरु की दृष्टि मिल रही है, वो कोई भी क्वेश्चन हो, गुरु की दृष्टि अगर मिल रही है तो वो उस क्वेश्चन को सक्सेस ही करते हैं। कार्येश लग्न में स्थित होकर लग्नेश को देखता हूं। सपोज कार्येश लग्न में है और लग्नेश ऐसी स्थिति में बैठा है जैसे लग्नेश 7th हाउस में है और कार्येश लग्न में है, तो वो सीधी दृष्टि जो है वो उसको दे रही है, तो भी जो है वो एक अच्छा योग माना जाता है। लग्नेश कार्य भाव में स्थित होकर कार्येश को देखता हूं। ये भी हो सकता है कि लग्नेश जो है वो 7th हाउस में बैठ गए और 7th हाउस से ही रिलेटेड मैरिज का क्वेश्चन है, तो उसके 7th हाउस के जो स्वामी है वो कार्येश हो गए और वो लग्न पे दृष्टि दे रहे हैं, तो भी ये एक अच्छा ही। लग्नेश कार्य भाव को देखता हो और कार्येश लग्न पर दृष्टि डालता हो, यह क्या? लग्नेश कार्य को देखता हो और कार्येश लग्नेश को देखता हो। लग्नेश और कार्येश की आप एक दूसरे पर दृष्टि हो, और अगर इन योगों में से कोई योग है और चंद्रमा की कंजंक्शन है तो भी जो है कार्य को हम सफलता की तरफ जाता हुआ माने। चंद्रमा का हर चीज में इंपॉर्टेंट रोल है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं।
क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा हमारा सबसे नजदीक का ग्रह और सबसे फास्ट मूविंग ग्रह है, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर चंद्रमा की युति हो या चंद्रमा की दृष्टि पॉजिटिव जा रही हो इनमें से किसी पे भी, तो भी हम कार्य को सिद्ध होना मानते हैं। और लग्नेश और कार्येश एक दूसरे से ताजिक योग बना रहे हो या ताजिक दृष्टि हो तो भी, ताजिक हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम या तो आज की क्लास में टाइम हुआ तो हम ताजिक के बारे में डिस्कस करें। अब हम देखते हैं एक प्रश्न की सफलता और कार्य सिद्धि के लिए और कौन से योग जो है हम देख सकते हैं। प्रश्न कुंडली में ऐसे योगों की उपस्थिति सफलता सूचित होती है जो किसी प्रश्न की अनुकूल पूर्ति अथवा कार्य सिद्धि में परिवर्तित हो, उस प्रश्न को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। अब ये हम कैसे देखेंगे कि हमें ग्रह शुभ मिल रहे हैं या अशुभ मिल रहे हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि जो कि क्लियर ही नहीं होता। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते, ट्रांसफर के लिए प्रश्नकर्ता आपके पास आता है, आपको पूछता है कि मेरा ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। अब आप इसको शुभता या अशुभता से कैसे देखें। हो सकता है ट्रांसफर जो है उसके लिए अच्छा है, वो चाहता है ट्रांसफर, तो आप देखेंगे कुंडली में शुभ योग कौन से हैं। और ये भी हो सकता है कि वो ट्रांसफर चाहता ही नहीं, ट्रांसफर उसको एज ए पनिशमेंट मिल रहा है। तो फिर आप कहते हैं कि आप शुभ ग्रहों को देख के, सारे शुभ योग देख के अगर आप कहते हैं कि ट्रांसफर होगा तो उसके लिए तो वो नेगेटिव है ना। तो सबसे पहले आप प्रश्नकर्ता से प्रश्न पूछें और उससे उसकी इच्छा जानें कि ट्रांसफर का क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इससे पहले आप बताइए आपकी इच्छा क्या है, आप चाहते हैं ट्रांसफर या नहीं चाहते। अगर वो कहता है कि हाँ मुझे ट्रांसफर चाहिए, मेरा प्रमोशन इस पे रुका हुआ है, मेरी फैमिली वहां पे है जहां पे मैं ट्रांसफर चाहता हूं, तो फिर आप ग्रहों की, क्योंकि ग्रह तो आपको शुभता अशुभता बताएंगे ना, ग्रह निकल के तो नहीं बताएगा कि ट्रांसफर हो इसके लिए अच्छा है कि बुरा है। ये आप देखेंगे कि उस पर्सन के लिए, तभी हम कहते हैं ना कि चंद्रमा इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मन का कार्य, उसके मन में क्या है पहले ये आप उससे जानिए। वो जो भी क्वेश्चन कर रहा है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग उसकी इच्छा क्या है, वो क्वेश्चन उसके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रश्न शास्त्र को बताने से पहले। अगर हम उसकी इच्छा जाने बिना प्रश्न लगा देते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं जी आपका तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, आपका तो ट्रांसफर होने वाला है, अब वो बंदा अपने यहाँ पे जिस जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है वो जगह उसके लिए फेवरेबल है और एज पनिशमेंट उसको किसी और स्टेट में भेज रहे हैं, तो वो उसके लिए कहाँ से अच्छा होगा, वो तो उसके लिए पनिशमेंट हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो हम उसको देख के फिर उसमें देखेंगे कि उसके शुभ योग हैं या अशुभ योग। ये एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान। अब हम देखते हैं कि एक प्रश्न की कार्य सिद्धि के लिए क्या क्या जरूरी। ये तो हमने देखा कि प्रश्न की कार्य सिद्धि के लिए शीर्षोदय लग्न जो है वो अनुकूल है। लग्न, लग्नेश और चंद्रमा बलवान होने चाहिए। लग्न चाहे वो डिग्री वाइज भी और ग्रह वाइज भी, भाव के वाइज भी, राशि वाइज भी बलवान होनी चाहिए। लग्नेश भी बलवान होना चाहिए और चंद्रमा भी। चंद्रमा का बल देखने के लिए एक और चीज देखते हैं जो कि हम शुरू में ही हमने डिस्कस की थी, उसका पक्ष बल। पूर्णमासी का चंद्रमा है या अमावस्या का चंद्रमा, पक्ष बल से ही चंद्रमा का बल जो है हम कंसीडर। तो ये तीनों चीजें बलवान होनी चाहिए। लग्न या तो लग्नेश अथवा शुभ ग्रहों द्वारा बल प्रदान करने के लिए ग्रहित अथवा दृष्ट होना चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
अब एक और नेक्स्ट चीज है, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह होने चाहिए। केंद्र आप जानते हैं कौन से है? अलंकृता, कौन से है केंद्र? 1 4 7 10। यस, देखिए एक जो सेंटर में आ रहे हैं वो केंद्र है, 1 4 7 और 10। ठीक है, और त्रिकोण कौन से हैं? 5 और 9। 5 1 5 5 9 9, 9। ये त्रिकोण है। वैसे 4 होते हैं अलग अलग त्रिकोण, पर हम इसको मेन कंसीडर करते हैं, 1 5 और 9। तो त्रिकोण, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह होने चाहिए, और अशुभ ग्रहों की उपस्थिति होनी चाहिए 3 6 या 12 में भी कभी कभी कोई ग्रह शुभ अशुभ दोनों फल देता है, लेकिन 8वां जो है वो खाली होना चाहिए। 8वें में चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, कोई भी मोस्टली जो ग्रह है वो अच्छे फल नहीं देते। तो एक प्रश्न की कार्य सिद्धि के लिए अगर 8वां भाव रिक्त है तो वो सही माना जाता। 8वें तथा 12वें में भी अगर भाव नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, खाली है, तो भी ठीक है। और 8वां और 12वां भाव अगर अशुभ दृष्टि से भी मुक्त है तो भी अच्छा माना। और एक चीज हम देखेंगे, केंद्र और त्रिकोणों में शुभ ग्रहों अथवा किसी भी भाव के स्वामी की स्थिति को उस भाव के संदर्भ में देखना चाहिए। जैसे चौथे भाव का परिणाम देखने के लिए अगर हमको इस भाव से कोई परिणाम देखना है, इस भाव से हम क्या परिणाम देते हैं? फोर्थ भाव से। क्या आप बता सकते हैं? फोर्थ भाव किसके लिए देखा जाता है? मदर के लिए देखा जाता है, व्हीकल के लिए, घर के हम्म। लिए, कंफर्ट्स के लिए, सुख सुविधाओं के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर कोई मदर की हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है तो हम चौथा भाव देखें। मदर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम चौथा भाव देखें। और अगर हमें व्हीकल का क्वेश्चन आता है, मैं कार खरीद पाऊंगा कि नहीं, मैं घर खरीदूंगा कि नहीं, मेरा घर बन जाएगा कि नहीं, तो भी हम फोर्थ भाव को देखेंगे। तो अगर हम चौथे भाव से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमें चतुर्थेश को जरूर देखना है कि उसकी स्थिति क्या है। चौथे भाव से जो केंद्र आएगा, चौथे भाव को हमने मान लिया लग्न। अब इससे हम देखेंगे केंद्र में कौन से भाव आएंगे। दूसरा तीसरा, यहाँ पे चौथे से दूसरा तीसरा छोड़ के ये 9वां केंद्र में आ गया। ठीक है, 9वें के बाद फिर हम देख लेंगे 7वां कहाँ आएगा इससे, और 10वां कहाँ है उसमें। और चौथे से त्रिकोण जो बनेगा, पहला चौथे से 5वां, 1 2 3 4 5, और चौथे से 9th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बने। इनमें शुभ ग्रह होने चाहिए। लग्नेश अथवा अन्य भावेश जब शुभ ग्रहों के बीच में होते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक तो लग्नेश और लग्न। लग्न, इसके दोनों तरफ दूसरे और 12वें भाव में भी शुभ ग्रह होना चाहिए। अगर दोनों में नहीं तो एक में तो होना ही चाहिए, तो हम उसको शुभ कर्तरी कहते हैं। लग्न शुभ कर्तरी है जब दोनों तरफ शुभ ग्रह। अगर पाप ग्रह है दोनों तरफ, सेकंड और 12th में, तो हम कहते हैं लग्न जो है पाप कर्तरी। और जब लग्न पाप कर्तरी होती, दृष्टि नहीं है, युति नहीं है, लेकिन पाप कर्तरी है, उसके आसपास पाप ग्रह बैठे हैं, तो भी वो अशुभता देते, वो प्रश्न की शुभता को कम करते हैं। तो लग्न कोई भी, हम किसी भी भाव को देख रहे हैं, कार्येश को भी, अगर सपोज हम जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, 10वां भाव, 10वें भाव के 9 और 11 में शुभ ग्रह होने चाहिए। अगर यहाँ अशुभ ग्रह है तो वो जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको, उसमें कमी लाए। तीन
5, 7, 11 भावों में शुभ ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। और 11वां भाव एक ऐसा है जिसमें सभी ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, शुभ या अशुभ। ये जन्म कुंडली में भी और कृष्ण कुंडली सेम है। ये भाव जो है वो, इसमें सारे ग्रह अच्छा ही परिणाम। मैम चाहे मैलिफिक हो चाहे दूसरे हो, जी चाहे मैलिफिक प्लैनेट बैठे हो तब भी। हाँ हाँ, वो मैलेफिक भी अच्छा परिणाम देते। अब हम आप देखते हैं, ये तो हमने पॉजिटिव देख लिए। प्रश्न की असफलता, नेगेटिविटी के कहाँ से ज्यादा देख। पृष्ठोदय लग्न अशुभ है, और अशुभ हो जाती है जब एक अशुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो। यदि प्रश्न कुंडली में लग्न, लग्नेश और चंद्रमा बलहीन है तो प्रश्न की असफलता की ओर ले जाते हैं। 3, 6, 8, 12वें भाव में लग्नेश की स्थिति 3, 6, 8 और 12, लग्नेश की स्थिति प्रश्न की असफलता बताती है। और इसी प्रकार लग्न में 6, 8, 12वें भाव के स्वामी की स्थिति भी अनुकूल नहीं है। जस्ट ए मिनट। लग्नेश अथवा चंद्र के राशि का 6, 8, 12 में स्थित होना भी असफलता बताता है। लग्नेश या फिर चंद्र। अब सिर्फ चंद्रमा की उपस्थिति नहीं देखनी है या लग्नेश की नहीं, लग्नेश जिस भाव में बैठा है। सपोज यहाँ पे लग्नेश है मंगल, और मंगल बैठा है यहाँ पे, ये काल पुरुष की कुंडली है 7वां। अब यहाँ का इसका मंगल के जो राशिश है वो कहाँ कौन है, इसका स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र है। अगर अब शुक्र 3, 6, 8 में गया तो शुक्र तो भी प्रश्न जो है उसकी सफलता में कमी आ जाए। ठीक है, लग्नेश। और ऐसे ही हम चंद्र का राशिश देखेंगे। सपोज चंद्रमा यहाँ पे है, यहाँ पे इसका स्वामी कौन होगा? जुपिटर। जुपिटर है। अब हम देखेंगे जुपिटर कहाँ है। जुपिटर यहाँ पे है, यहाँ पे राशि जो है वो 9th आ गई। तो जुपिटर यहाँ पे 9th राशि है। 9th राशि किसकी है? जुपिटर की। जुपिटर की खुद की है। तो फिर ये खुद जुपिटर भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। जुपिटर दृष्टि जहाँ डालेंगे वो अच्छी होगी, जुपिटर खुद अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे 9th हाउस के। नेक्स्ट हम देखते हैं मैम लग्न एक चीज संबंध। पूछनी थी, हाँ जी, ये 6, 8, 12 को इतना बुरा क्यों मानते हैं? आप इनके भावों के कारकत्व देखिए। हम्म। ठीक है, वो अच्छा उनके कारकत्व जो है वो अच्छे नहीं देते हैं। अब 8th हाउस है, लॉन्ग बीमारी, और मैम यही एक रीजन है जहाँ कोई और भी कुछ? नहीं, उनके कारकत्व जो है वो अशुभता की तरफ ले जाते हैं। इसलिए अगर शुभ ग्रह इसमें बैठेंगे तो वो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा
कि वो शुभता दे या इस ग्रह के कारकत्वों को बढ़ा दे। देखिए शुभ ग्रह क्या करता है, एक्सपेंड करता है। अब इन ग्रहों में बैठेगा तो इनके जो प्रभाव है उनको बढ़ाएगा, इसलिए उनको शुभ नहीं मानते। और अशुभ ग्रह है वो उनका काम क्या है, वो हर चीज को कम करते हैं। अगर ये भाग्य स्थान है और यहाँ पे शनि आ गए तो वो भाग्य में कमी करने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे शुभ ग्रह होगा तो वो भाग्य को बढ़ाएगा। इन ग्रहों के कारकत्व ये शत्रु लोन और इसका है, तो हम ये कह सकते हैं छठा घर का में अगर शुभ ग्रह बढ़ेगा तो वो उसको एक्सपेंड करेगा, आप पे लोन बढ़ा देगा, आपके शत्रु बढ़ा देगा। और अगर अशुभ ग्रह यहाँ बैठेंगे तो वो उसमें कमी ला देगा। इसलिए इनको कारकत्वों के कारण इनको शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह अलॉट किए जाते हैं, उनका जो है वो बढ़ जाता है उनका काम। पाप कर्त्री का हम एक ऑलरेडी चीज है डिस्कस। कि जैसे अभी गाड़ी पार्क हो जाएगी क्या? मैम एक बात पूछनी थी चलो ठीक है। कि अभी प्लीज जैसे आपने बनाया बाकी कि म्यूट नवे, कर दीजिए जिनको क्वेश्चन नहीं करना है। नगर निगम वो आ हेलो गए, मैम, एक जयपुर से आ रहे थे। क्वेश्चन था। पीछे एक से मिनट रुक आप, किसका माइक खुला मेरा हुआ तो है? एक तो गिनीज चाहिए के नाम से बुक कर लो, एक मिनट तो हाँ हाँ एक मिनट जिंदर में। जी प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। जी क्वेश्चन बताइए। कि रोल जैसे कुछ अभी कम कर नवे लेना, भाव मेरे में वाला यार, आपने गुरु बैठा हुआ जो था, डायरेक्ट कर रहे हैं वो। हम्म, आप प्लीज जो जिनका माइक म्यूट नहीं है बोलने के टाइम पे अनम्यूट करिए, बाकी टाइम म्यूट कर दीजिए, नहीं तो डिस्टरबेंस होता है प्लीज। मुझे यहाँ पे नहीं आपकी समझ आ- काल आपने 9th हाउस में अभी जो गुरु बैठा हुआ था, आपने कहा था कि 9th हाउस में गुरु अच्छा फल नहीं देता। तो मेरा नहीं, क्वेश्चन ये, गुरु तो 9th अच्छे हाउस फल में नहीं देता है। देता या अपने राशि में नहीं देता? वैसे अकेला गुरु जहाँ बैठते हैं ना वो उस भाव के थोड़े कारकत्वों में कमी ला देते, खुद अकेले जहाँ बैठते हैं, अकेले जा चाहे वो कोई भी भाव है। अब अशुभ भाव में बैठेंगे उनके भी कम कर देंगे, शुभ में बैठेंगे उनके भी कम कर देंगे। और लेकिन अगर यहाँ अपनी गुरु की राशि में बैठे हुए हैं तो? अपनी राशि में बैठे हैं तो भी थोड़ा सा कारकत्वों में कमी तो लाते हैं, हालांकि वो बलवान होते हैं। ठीक है, लेकिन कारकत्व जिस भाव में गुरु बैठते हैं उसको कमी करते हैं और शनि जिस भाव में बैठते हैं वो उसको बढ़ाते हैं। इनकी लेकिन दृष्टि जहाँ जो होती है वो दृष्टि देते हैं, दृष्टि उनकी हमेशा शुभ ही होती है। गुरु की दृष्टि, चाहे गुरु में बल है, चाहे गुरु अशुभ भाव में बैठ के अशुभ फल दे रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा शुभ मानी जाती नहीं, अगर मैम मान लीजिए जैसे कि कोई कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हुआ है तो भी उनकी दृष्टि शुभ होगी? है। हाँ, दृष्टि उनकी फिर भी शुभ अच्छी ही मानी जाती है। गुरु चांडाल योग में गुरु अपने जो इफेक्ट है वो खराब देने लगेंगे, क्योंकि वो शनि से प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन उनकी दृष्टि फिर भी खराब नहीं है। ओके। पाप कर्तरी हमने देख लिया, वो प्रश्न को असफल बनाते हैं और शुभ कर्तरी जो है वो शुभ फल देते हैं। किसी भाव में स्थित नीच अस्त और शत्रु ग्रह उस भाव के कारकत्वों का विनाश करता है। अपने उच्च मूल त्रिकोण अथवा स्वराशि से 7वें भाव में स्थित कोई भी ग्रह है वो कमजोर हो जाता है और अच्छे परिणाम नहीं देता है। उदय अथवा आरूढ़ लग्न जन्म लग्न से 8वें भाव में है तो भी वो अच्छे परिणाम नहीं। अब हम देखते हैं प्रश्न कुंडली से अरिष्ट का भविष्य करते हैं। अरिष्ट मतलब हिंदी का वर्ड है अरिष्ट, कोई बताएगा?
क्या मैम? अनिष्ट अरिष्ट बोला का। मैडम। हाँ, अनिष्ट मतलब खराब होना, बुरा होना। बुरा होना। तो एक क्रूर धुरी बन जाती है, ठीक है, जब कुंडली में एक तरह से जैसे योग हो जाता है। ये धुरी है जैसे 5 और 11, 4 और 10 आमने सामने हो गए। इसमें अगर आमने सामने अगर क्रूर ग्रह है तो भी वो जो है वो अनुकूल परिणाम नहीं है, बुरा करने लगता। अगर शनि यहाँ बैठे हैं और हम चतुर्थ ग्रह की बात कर रहे हैं, तो ये एक अरिष्ट की धुरी बन गई 4 और 10 की। शनि जो है अपनी दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं, और शनि क्या करते हैं, रुकावट डालने का काम करते हैं। 1 और 7 में सेम होगा। मैरिज का क्वेश्चन है, यहाँ पे राहु बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेंगे ही, ठीक है। इस तरह से जो आमने सामने सीधी दृष्टि के यहाँ 5 और 11, 3 और 9, जो सीधी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, आमने सामने हो जाओ तो आमने सामने मान, तो ये एक अरिष्ट की दूरी बना लेते हैं अगर अशुभ ग्रह है तो, और वो भी जो है कार्य सफलता में बाधा देते हैं। अब हम आते हैं वक्री ग्रह पे। वक्री ग्रह पे हम बहुत बात कर चुके हैं। अब हम ये नहीं देखेंगे कि वक्री कैसे होते हैं और कौन से ग्रह, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पे देखिए, अगर लग्नेश या कार्येश वक्री हैं तो ये फर्स्ट लुक में जो है प्रश्न की असफलता की तरफ जो है बताते। ये कहते हैं कि लग्नेश और कार्येश वक्री हैं तो अच्छा फल नहीं दे, और लग्न पर वक्री ग्रह की दृष्टि भी जो है कार्य की सफलता में बाधा बताती। किसी भी भाव पे अगर वक्री ग्रह की दृष्टि है या वक्री ग्रह वहां पे है तो वो उस कार्य में रुकावट लाता है। बाकी हम डिटेल में वक्री ग्रह की, कभी कभी वक्री ग्रह जो है वो शुभता को भी बढ़ा दे, हमेशा नहीं होता, पर मोस्टली जो जनरल रूल्स हैं वो ये है कि वक्री ग्रह की दृष्टि या वक्री ग्रह की पोजीशन जो है कार्य में रुकावट लाती है। मोस्टली क्या होता है, अगर एक शुभ भाव के स्वामी के रूप में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह वक्री है, भाव भी शुभ है और ग्रह भी शुभ है लेकिन वो वक्री है, तो उसका परिणाम क्या होगा, कार्य जो है वो रिपीटेशन होगा, उसकी वो कार्य बार बार होगा। जैसे कि अगर तरक्की है, प्रमोशन है, तो वो प्रमोशन बार बार होगा। इंटरव्यू है तो वो इंटरव्यू बार बार होगा। अब वो बार बार होना, अगर प्रमोशन है वो तो अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, लेकिन अगर इंटरव्यू है और वो बार बार हो रहा है तो वो तो हम अच्छा नहीं मानेंगे ना, वी विल कंसीडर इट नॉट गुड। एक सक्सेसफुल नहीं हो रहा तभी तो दूसरा इंटरव्यू। तो इस तरह से हम इसको कंसीडर करते हैं। वक्री जो है ग्रह उसकी देखना पड़ता है। एक शुभ भाव के स्वामी के रूप में एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह, भाव शुभ है उसमें एक अशुभ ग्रह बैठा है और वो वक्री है, तो वहां पे कार्य की रिपीटिशन के अलावा और रुकावटें भी आएंगी, टेंशन्स आएंगे, और लेकिन फिर भी वक्री ग्रह जो है वो टेंशन्स और रुकावटों के बाद जो है वो सक्सेस देगा। शुभ ग्रह है तो भी सक्सेस देगा वो, लेकिन रिपीटिशंस के बाद, और यहाँ रिपीटिशन होगा उसके साथ टेंशन्स भी होंगी और उसके साथ रुकावटें भी होंगी, लेकिन फाइनली जो है वो वक्री ग्रह जो है वो सक्सेस दिलवा दे। 6, 8, 12वें भाव के स्वामी के रूप में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर वक्री है, 6, 8, 12 का स्वामी है और शुभ ग्रह है और वक्री है, तो कार्य की रिपीटिशन तो होगी ही,
लेकिन प्रश्न की पूर्ति भी जो है वो कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि उसमें बहुत सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते, बहुत कम हो जाते। वैसे ही 6 8 के 12 के स्वामी हो गए तो फिर वो तो रुकावटें डालेंगे, और वक्री हो गया तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा, तो काम होने में बाधा आएगी, संशय आ जाएगा। 6 8 12 के भाव के स्वामी के रूप में एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह, ये तो प्रश्न की टोटल असफलता को दर्शाता है। पर 6 8 12 का स्वामी है, अशुभ ग्रह है, और वो भी वक्री है, तो आप समझ जाइए कि ये प्रश्न जो है वो सक्सेस नहीं होने वाला। अब हम देखते हैं कि प्रश्न कुंडली के कई बार ग्रह जो है बहुत ही नजदीक डिग्रीज पे हो, तो वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं। ये जो है, जैसे अशुभ ग्रह हैं, अगर वो बराबर के डिग्रीज पे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे स्ट्रगल ज्यादा है, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। अगर एक कम है और एक ज्यादा है, जैसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो आगे है और स्लो मूविंग पीछे है, तो वो एक दूसरे से दूर ही हैं। एक घर में है, एक हाउस में, एक भाव में, फिर भी दूर है, तो उनका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन जब बराबर डिग्रीज पे हैं तो उनका जो उस पर्सन की स्ट्रगल है वो बढ़ जाएगा। प्रश्न सफल होगा या असफल होगा, इससे हम ये नहीं देखेंगे, लेकिन स्ट्रगल आ जाएगी उसको बिना स्ट्रगल के सक्सेस नहीं मिलेगी। राहु और केतु का क्या रोल है? जब राहु केतु लग्नेश और कार्येश के साथ पोजीशन या डिग्री से संबंध बना लेते हैं, नजदीक का संबंध बनाते हैं, तो ये मोस्टली जो है वो फेवरेबल रिजल्ट नहीं देते, अनफेवरेबल रिजल्ट देते हैं, और प्रश्न की असफलता को भी बताते, सक्सेस को में रुकावट डालते। नक्षत्र का क्या रोल है? नक्षत्र के स्वामी हमें जरूर देख लेने चाहिए। अगर जो लग्नेश है उसका स्वामी कार्येश का स्वामी, और फिर लग्नेश का स्वामी उसका फेवर कर रहा है या नहीं, ये हम इस पे भी हम हमारा जो सक्सेस है वो डिपेंड कर। बाकी सारी तो हमको मिल रही है, सक्सेस बता रहे हैं, लेकिन नक्षत्र स्वामी शत्रु का आ गया तो फिर उसको उसके जो सक्सेस है उसमें कमी आ जाए। हम तो कह रहे हैं कि भी तुझे तो 100% सक्सेस मिलेगी, ये एग्जाम है, इसमें तेरा 100% टॉप पे भी आ सकता है, लेकिन जो नेटिव है वो अल्टीमेटली वो कहता है कि नहीं, मुझे तो जैसी मैंने सक्सेस सोची थी वो मिली नहीं। तो हम सिर्फ ग्रहों पे अटके हुए हैं, हमने नक्षत्र नहीं देखे। नक्षत्र स्वामी जो है वो शत्रु है, तो भी उसको जो है परिणाम जो है वो फुल नहीं मिलेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज है नवांश कुंडली। हम जब आप लोगों ने वर्ग कुंडली के नाम सुने होंगे, D1 D2 चार्ट्स, उसमें एक D9 चार्ट होता है, उसकी भी स्टडी अगर हम साथ में कर लें तो हमारे जो आंसर है उसमें और ज्यादा हम उसमें एक्यूरेट हो जाते हैं। नवांश कुंडली आप जब ऐप खोलेंगे तो ऐप में आपको नवांश कुंडली मिल जाएगी। नवांश कुंडली बनाना भी बहुत इजी है, अगर आप कहेंगे तो किसी दिन मैं आपको नवांश कुंडली बता दूंगी कैसे बनाते हैं। तो उससे अगर आप, क्योंकि जितने भी डी चार्ट्स हैं उसमें
सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं लग्न के, और उसके बाद होते हैं नवांश कुंडली। नवांश कुंडली को सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, इसलिए हम हर चीज में, वैसे नवांश कुंडली मैरिज और मैरिज की सक्सेस के लिए देखी जाती है, लेकिन हम अगर प्रश्न शास्त्र में नवांश कुंडली को भी कंसीडर कर लें तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो नवांश कुंडली को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, और अगर उसमें और लग्न सेम आ जाती है तो वो एक बहुत ही शुभ योग बन जाता है। कारेश का भाव और लग्न कुंडली का भाव सेम आ जाए या ग्रह सेम बैठे हो तो भी जो है वो एक शुभ संकेत देता है क्वेश्चन के होने। तो ये चीजें हमें जो है वो बड़े ध्यान से करनी चाहिए, माइन्यूटली एग्जामिन करनी चाहिए, उसी पे जो है प्रश्न कुंडली की सक्सेस या प्रश्न की सक्सेस या अनसक्सेस जो है वो डिपेंड कर। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ताजिक योग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? मैम इससे रिगार्डिंग एक ये जनरल क्वेश्चन है कि ये जैसे कि देश की या ओवरऑल वर्ल्ड की भी कुंडली देखी जाती है क्या? हाँ देखते हैं, वो मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंगली देखते हैं, देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। नहीं, हम जैसे बीच में जैसे जब ये कोरोना वगैरह आया था ना, तब ये आता था कि ये भारत का ऐसा टाइम चल रहा है, तो ये वो राहु। फिर वो कुंडली जो है देश की मेन कुंडली बनती है, प्रश्न शास्त्र की नहीं होती। प्रश्न शास्त्र की तो प्रश्न पे है, वो देश से रिगार्डिंग प्रश्न हो, पर्सनल प्रश्न हो, किसी और के रिगार्डिंग प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न कुंडली मतलब प्रश्न, किसी कोई भी प्रश्न हो सकता है। प्रश्न को हम लिमिट में नहीं कर सकते, प्रश्न के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होने है, वाला बट बस। ओनली फॉर क्वेश्चंस। बाकी जो दूसरी है वो हम मेदिनी में बनाते हैं, लग्न कुंडली में, मेदिनी ज्योतिष में। मैम उसमें टाइम कैसे लिखते हैं? मतलब जनरल कुंडली भी जो बनती है उसमें लाइक किसी कंट्री का जो टाइम चाहिए, फ्यूचर का कोई टाइम है वो ले लेते हैं, प्रेजेंट का टाइम है तो वो ले लेते हैं, पास्ट का टाइम है तो ले लेते नहीं मैम, जो मतलब जो बर्थ कुंडली होती है, नॉट प्रश्न वाली, तो वो उसमें देश का कैसे लेते हैं, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ? हैं। नहीं, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लेते उसमें, हम लेते तो जनरल लेते हैं टाइम, ठीक है, उस कोई एक टाइम है, उस टाइम का जनरल टाइम ले लेंगे, कोई घटना हमें देखनी, ईयर या उसका टाइम, एक जनरल टाइम ले लेंगे। क्योंकि देश का बर्थ तो होगा नहीं। जीत आप पूछ लीजिए क्वेश्चन, अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आपने पिछले बार हमें बताया था कि जो प्रश्न पूछते हैं उनका भी टाइमिंग, और जब हम प्रश्न देखते हैं उसका भी टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर किसी ने कल पूछा है, अगर हमें आज याद आ गया, तो आज हम जिस टाइम देख रहे हैं उस टाइम का टाइम भी ध्यान रखना है। बट फिर अभी आपने बताया कि जैसे किसी बाहर से क्वेश्चन पूछा है और उसका टाइम अलग है, हमारा टाइम अलग है, तो इस समय कंफ्यूज हो रही हूँ कि कैसे पूछा जाए। देखिए, जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है उस टाइम हमारे पास जो टाइम हुआ है हम उस टाइम को कंसीडर कर ले। हाँ जी। क्वेश्चन तो अभी पूछ रहा है वो, ठीक है, लेकिन जी हमारे पास जो कैलकुलेशंस है वो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग है, इसलिए हम अपना टाइम लें। क्वेश्चन जी टाइम वही है जो वो पूछ रहा है। जी। तो मैम अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन पूछने वाला बंदा हो या बंदी, वो 8 बजे से अगर 8:05 तक के बीच में पूछती है या 8:05 तक पूछती है, तो हमें कौन सा टाइम का वैल्यू देना चाहिए कि 8 बजे या 8:05 पे? आप जब उसने क्वेश्चन स्टार्ट किया वो टाइम ले लीजिए। क्योंकि उसका क्वेश्चन तो 8:10 पे भी खत्म हो सकता है। आप जो स्टार्टिंग टाइम ले लीजिए। ओके ठीक है, इतने सवाल था मैम। ओके, थैंक थैंक यू।
आप मैम थोड़ा सा कैमरा टिल्ट कर लीजिए, अपनी तरफ कर लीजिए, आप थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हैं। ठीक है, आप ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीवन? साबू जी आप कुछ कह रहे थे, आई थिंक द स्टार्ट ऑफ द जी, मैंने एक बात और करनी थी कि मैं शायद फ्राइडे या मंडे ये क्लास मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी, तो ये एडजस्ट करनी है। तो आप सभी को क्या संडे विल बी ऑल राइट? यस मैम मैम, आई एम आगे अवेलेबल। कर लेंगे। चलेगा मैम, चलेगा मैम सर। आगे कर लेंगे, संडे को फिर एक दिन होता है छुट्टी, छुट्टी का तो भी वो भी कोई नहीं, एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, रहने देंगे उस दिन, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए कोई आउट बात नहीं मैम, सिटी कोई नो बात नो नहीं, प्रॉब्लम। ब्रेक दे देंगे मैम, उस दिन का ब्रेक दे देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ताकि मैं आपको बता दूंगी, आप ग्रुप में डाल दीजिए या तो फ्राइडे या फिर मंडे। ठीक है, ठीक। नो प्रॉब्लम। और एक उसका जन्माष्टमी की क्लास भी एडजस्ट, सभी को फेस्टिवल करना होगा। जी जी हमारी जी क्लास मैम, वो 9 तो to 10:30 है, वही फेस्टिवल का टाइम, देख लेंगे, वो भी देख मैम लेंगे वो जन्माष्टमी। भी आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, वो तो भी नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ है ना, वो तो जन्माष्टमी तो। हाँ जी, 6 को है। हाँ वो तो भी दूर है, वेडनेसडे तो पड़ता कोई बात नहीं, अभी तो दूर है वो। है जी। आप अपना काम निपटा छोटी लीजिए। सी तेजिंदर जी हाँ से थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी, छोटी सी। जी सर। ये जितना भी हम प्रोसेस ये जो कर रहे हैं, तो क्या हम इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली एक दिक्कत आती है कि जब भी हम इस तरह से कोई काम करने बैठते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें एक से मतलब A to Z हमें कहाँ प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या प्रोसेस करना है। क्योंकि अगर हम ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें 5 10 20 50 बार इसको टेस्ट करना होगा मतलब। तो वो एक मैम, flow chart मैम तो आपको बता देंगे क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। हाँ ठीक है, नहीं हम ऐसे अभी तो डिटेल आगे में हो चलते जाएगा। हैं फिर। वैसे तो आप नोट्स आपके पास हैं, आप जी स्टार्टिंग में आप नोट्स सामने रखेंगे ना, स्टार्टिंग में नोट्स सामने रखने ही पड़ेंगे, इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो नहीं है। जब हम पहले शुरू शुरू में नोट्स को सामने रखते हैं या बुक को सामने रखते हैं, धीरे धीरे हमारे खुद माइंड में अपने आप ही आने लगता है। फिर हमें योग नहीं मैं सिर्फ इतना सा कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 25 से 50 स्टेप्स, मान लीजिए 25 तरह के स्टेप्स हैं हमें जो ध्यान में रखने हैं। तो हम उन्हें एक जस्ट फ्लो चार्ट हम खुद भी बनाएंगे, ऐसा नहीं, हम खुद भी उसके लिए तैयारी। तो एक छोटा सा मास्टरपीस अगर आपकी तरफ से भी मिल जाएगा ना, तो वो एक स्टेप हो जाता है, गाइड एक बात से गाइड हो जाता हाँ, मैं है मेन कि हमें मेन पहले योग ये पे देखना है, आपको दूसरा ये ऐसा देखना है। करूंगी, मेन मेन जो योग हैं जो हर क्वेश्चन में काम आते हैं, तो जी मैं बना दूंगी उसका, जी, थैंक यू। आपको ग्रुप में हम भी शेयर। उसमें मतलब अमेंडमेंट करेंगे, एड ऑन हम भी करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे नॉलेज में आता रहेगा हम भी करते हाँ, जाएंगे। आप उसमें तो नोट डाउन करते जाइए जो आपको और जी 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 जरूरत हो जी रही है। मेन जो है योग, उनका मैं आपको एक चार्ट टाइप शेयर कर दूंगी इसमें ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राहुल जी, साबू जी, आपने कुछ पूछना है क्या क्वेश्चन? आई थिंक No, क्लास, sir. No, sir. I think in the start of class you are asking that please take the session at the end of the class. You are messaging, I think. No doubt, sir. Okay, okay, no problem. तो आई थिंक सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं। दानिश सर और मिश्रा सर, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द क्लास। आई थिंक ठीक है मैम, सबके क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं, तो सब क्लास एक बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे जो भी किसी का कोई क्वेश्चन एनी हो। टाइम, नो प्रॉब्लम। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन वैसे भी पूछना हो तो आप ग्रुप में भी डाल ग्रुप में डाल सकते हैं, बिल्कुल। मैम सही जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तभी थोड़ा सा वो क्लेरिफिकेशन होगी। ऐसे तो बिल्कुल बिल्कुल। थियोरेटिकली तो चलो थोड़ा सा पता चल ही रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली साथ साथ चलता करता जाएगा ना, फिर थोड़ा सा अंडरस्टैंड ज्यादा इजीली हो जाए। आप ना, मैं तो आपको कहूंगी कि प्रैक्टिकली करना आप शुरू कर दीजिए। आप कुंडली लगाइए, खुद से क्वेश्चन करिए, और उस क्वेश्चन की, अभी तक हमने देखा है क्वेश्चन सिद्ध होगा या नहीं होगा, आप यही करने की प्रैक्टिकली कोशिश करिए। ओके जो शुभ आ रहे हैं, अशुभ आ रहे हैं, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है या पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है, ये आप कुंडली से लगा के लीजिए।
उस टाइम की कुंडली बना लीजिए और उसमें कोशिश करिए लगाने की। समझ तभी आएगा जब आप कुंडली में लगा। जी जी। मैम यस मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने तो एक बुक बोला था वो मैंने मंगवा लिया, इस बुक को छोड़ के और कुछ बुक मंगवाना पड़ेगा हमें? षट पंचाशिका काफी है प्रश्न शास्त्र के में। बाकी कोई ऐसी जरूरत हो तो, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में मेरे से तो सारी चीज कुरियर करवाना पड़ता है, तो मुंबई से कोई आने और सॉरी दिल्ली से कोई आता है तो मैं उधर से मंगवा लेती हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अभी नहीं, अभी आप इसी बुक को पढ़िए और बाकी नोट्स पढ़िए। नोट्स में सारा समअप कर दिया गया। दीपाली जी हाँ ने जी, वो तो नोट्स पढ़ रही हूँ जी। आप ओके नोट्स पढ़िए। आप नोट्स पढ़ के भी काफी कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। आपको बहुत पढ़ने ओके की मैम, नहीं पड़ेगी। और ज्यादा जी आप मैं मैम पढ़ ही रही बुक हूँ। अगर आप तो पढ़ना कंफ्यूज हो चाहती हैं, जाएगा। आप बेसिक ज्योतिष पढ़िए। बेसिक ज्योतिष? ज्योतिष के बेसिक्स प्रिंसिपल्स वो पढ़ेंगी तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी। और ये तो ओके आप नोट्स से आपको क्लियर होता जाए। नोट्स पढ़ती रहिए। ओके मैम। जी तो ठीक है, फिर मैम क्लास को फिर हम वाइंड अप करते हैं, आज क्लास वाइंड करते हैं, फिर जी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। नेक्स्ट जी क्लास हाँ। विल बी ऑन, आई थिंक टुडे इज वेडनेसडे, तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे। तो वो आप बता देंगे फ्राइडे क्लास लेनी है नहीं लेनी? जी हाँ, आइदर। मैं आपको कल शाम तक बता दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। तो फिर परसों मिलते हैं गुड होपफुली। नाइट। थैंक यू एंड गुड गुड नाइट। नाइट। नमस्कार। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, थैंक यू मैम, थैंक यू। नाइट। ओके, नाइट। वेलकम।